Hello everybody, myself Raju and welcome to you all in my YouTube channel Education Purpose। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल में जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी इस वक्त, इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा बीए हिस्ट्री सेमेस्टर 4 के कोर 8 के मोस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी होगा, जैसा कि आपको पता ही होगा यदि आपने सिलेबस को देखा है अभी तक। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से कौन से सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको पहले समझते हैं। तो जो प्रश्न जो मैंने यहाँ पे बना रखा है वो आपको साफ साफ अक्षरों में दिख रहा होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें। इसी सवाल को कुछ इस तरीका से भी पूछा जा सकता है, गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक के उपलब्धियों का वर्णन करें। दोस्तों, दोनों सवाल एक जैसे हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, आपका समझने का तरीका सेम होना चाहिए। आप सेम वे में इस टॉपिक को समझ सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, आगे तो यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ के फॉर्मेट दिए हुए हैं, लेकिन दोस्तों इसको समझने से पहले मैं आपको एक व्हाइट पेज की ओर ले चलूंगा, जिसे मैं व्हाइट डैशबोर्ड के नाम से जानते हैं। इस व्हाइट डैशबोर्ड में आपको समझाएंगे दोस्तों इसी टॉपिक को, जिस टॉपिक को अभी आप यहाँ पे सुन रहे थे या जिसका जिक्र जो है मैंने अभी कुछ देर पहले किया। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक को यहीं से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहली बात, कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गुलाम वंश, जी हाँ दोस्तों, कौन से वंश? गुलाम वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा, इस नाम के पीछे ऐबक लगा हुआ है और इस ऐबक का मतलब भी गुलाम होता है, याद रखिएगा। और गुलाम को दास्तां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दास्तां। अब इसी गुलाम वंश के बजाय इसको और कुछ कहा जा सकता है क्या? हाँ, कहा जा सकता है दिल्ली सल्तनत की नींव यदि किसी ने रखी तो उस शासक का नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक एक अच्छा व्यक्ति था, एक प्रतिभाशाली और एक कुशाग्र बुद्धि, गुणीवान और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना रखी और दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना की। यानी दोनों को एक ही तरीके से मैं कह सकता हूँ। दिल्ली सल्तनत के अंदर दोस्तों 5 वंश आते हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिखाए जा रहे होंगे, जिसके स्थापक कौन है यानी संस्थापक कौन है वे आपको दिख रहे होंगे, कब इसकी स्थापना हुई वे दिख रहे होंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वंश की बात करते हैं, गुलाम वंश, क्योंकि इसी वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म जो है दोस्तों वो तुर्किस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में। इस चीज को आप थोड़ा समझ लें, क्योंकि आगे जो आपको बताएंगे वो और अच्छे ढंग से समझ में आएगा, इसीलिए। ठीक है, तो तुर्किस्तान में जब इनका जन्म हुआ तो फिर क्या कर दिया जाता है, इसे निसापुर, ठीक है, एक बाजार है निसापुर, एक जगह है निसापुर के एक बाजार में क्या कर दिया जाता है दोस्तों, इसको बेच दिया जाता है। और जो कि ये बचपन में थे, बचपन बाल्यकाल में थे, बहुत छोटे थे, तो इसको जो है काजी ने, जिसका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी, ठीक है, तो आपको उतना याद नहीं होता, हिस्ट्री तो नाम के ही हैं, यानी कि इसमें बहुत लंबे चौड़े जो है आपको नाम याद करने होते हैं, रटने होते हैं। चलिए दोस्तों, आपको याद नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, आप कुफी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? निसापुर के काजी कुफी के द्वारा जो है कुतुबुद्दीन को जो है खरीद लिया जाता है। और फिर वो काजी जो क्या करता है, कुतुबुद्दीन को क्या करता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देता है। क्या ट्रेनिंग देता है? घुड़सवारी करने का, रंग कुशलता करने का, तीरंदाजी करने का, शिक्षा में अत्यंत तरीके से मतलब इस पर बल देता है और उसको जो है मल्टी टैलेंटेड यानी इंटेलिजेंट बनाता है हर एक क्षेत्र में, खास करके घुड़सवारी और तीरंदाजी जैसे फील्ड में। तब क्या होता है दोस्तों, जब काजी की मृत्यु हो जाती है, किसकी? जिस काजी ने इसको निशापुर के बाजार से खरीदा था। ध्यान दीजिए, जो चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसको आप ध्यान से सुनते जाइएगा, इससे 1 नंबर के क्वेश्चन आपके फटाफट कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आते हैं, यानी सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। तो वे चीजें भी आपके सॉल्व हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों कि काजी की मृत्यु जब हो जाती है उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ क्या होता है। तो जैसे ही काजी की मृत्यु हो जाती है, उसके सभी बेटे क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर से जो है गजनी के बाजार में इसको बेचने के लिए आते हैं और वहां पे इनका भेंट होता है मोहम्मद गौरी से। जियाउद्दीन मोहम्मद गौरी, ये नाम आप बहुत अच्छे ढंग से अपने दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि यही चीज आपको आगे अभी समझनी है। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया दोस्तों, इसको खरीद लिया और मोहम्मद गौरी के छत्र छाया में रहकर ये किस तरीका से
अपनी कार्यकुशलता के बल पर, स्वामी भक्ति के बल पर आगे बढ़ता है और किस तरीका से उसको यानी मोहम्मद गौरी का साथ देता है अलग अलग क्षेत्रों को जीतने में, अलग अलग प्रांतों को लूटने में, भारत विजय में, भारत के प्रांतों को लूटने में, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे हम वर्णन करने वाले हैं। तो एक एक करके अब समझते हैं दोस्तों कि इसमें आपको लिखना क्या है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत होगी प्रारंभिक जीवन से, क्योंकि जब भी कभी प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड हो, किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे भूमिका ना लिखकर प्रारंभिक जीवन से आप इस प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। ये आप नए चीज़ सीखे अभी हमसे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा वे आप लिखेंगे प्रारंभिक जीवन। जी हाँ दोस्तों, इसमें समझेंगे जो चीज़ आपने समझा है पीछे अभी प्रीवियस थोड़े सेकंड पहले, थोड़े मिनट पहले, उसी को यहाँ पे बस लिख देना है कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलामों में सबसे योग्य और सबसे विश्वसनीय गुलामों में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तुर्किस्तान में हुआ था। एक तुर्क परिवार में हुआ था, यानी तुर्किस्तान के एक तुर्क परिवार में कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुआ, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसने गुलाम वंश की नींव रखी। और जो है ये मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के सबसे योग्य और सबसे विश्वसनीय गुलामों में से एक था। कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो है जब इनका जन्म हुआ तो बचपन में ही उसे एक दास के रूप में, एक दास यानी सेवक के रूप में निसापुर के बाजार में खरीद लिया गया था। और इसको खरीदने वाले का नाम, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। नाम याद नहीं होता है, डोंट वरी, आप कूफी भी लिखते हैं तो काफ़ी इजी होगा कि आपको एग्जामिनर इस पॉइंट बेसिस पे नंबर दे। अदरवाइज ये भी याद नहीं होता तो आप इतना तो लिख सकते हैं कि इसको एक दास के रूप में निसापुर के बाजार में बेच दिया गया था, जहां इसे एक काजी के द्वारा खरीद लिया गया। सिंपल है ना दोस्तों। अब काजी ने उसकी उचित देखभाल की, अच्छा तरीका से उसको धनुर्विद्या सिखाया, घुड़सवारी सिखाई। धनुर्विद्या वही दोस्तों की क्या कह सकते हैं हम लोग, तीरंदाजी करना, ठीक है। अब घुड़सवारी जो है उसे सिखाया। अब घुड़सवारी सीखने के बाद थोड़ा दूर जब इसका बचपन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो ये कुशाग्र बुद्धि का हो गया, यानी कह सकते हैं कि बचपन से ही ये कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि का था, और जिसके कारण वह अत्यंत प्रतिभावान भी रहा, मल्टी टैलेंटेड रहा। उसके अंदर गुण और स्वभाव बहुत अच्छे थे। और ऐबक ने कुरान पढ़ना भी बहुत ही कम उम्र में सीख लिया था, जिस वजह से उसे कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब होता है दोस्तों कुरान का पाठ करने वाला। जी हाँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि बाद में उसे निसापुर से गजनी लाकर बेच दिया गया, जहां उसे मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा खरीद लिया गया। ये चीज़ें आपको प्रारंभिक जीवन में लिखनी है। सिंपल है ना दोस्तों। प्रारंभिक जीवन, कैसे जन्म हुआ, कैसे इसको बेचा गया, कैसे इसको टैलेंट जो है इसके अंदर डाला गया, कैसे इसके अंदर छवि डाली गई, कैसे इसको प्रतिभावान बनाया गया, फिर इसको दोबारा बेच दिया गया। और फिर से जो है अब हम लोग देखेंगे मोहम्मद गौरी के साथ रहकर इसका उत्कर्ष कैसे हुआ, यानी कि इसका नाम कैसे फैला, इसकी जो छवि थी कैसे बढ़ी, वो चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। तो नंबर 2 पॉइंट जो हमारा होगा दोस्तों वो होगा उत्कर्ष। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2 पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तो बहुत ही सर्वगुण संपन्न था, क्योंकि अभी आपने देखा प्रतिभावान था। तो कुतुबुद्दीन जो था एक अच्छा व्यक्ति होने के साथ साथ स्वामी भक्ति भी इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, यानी कि इसने अपनी स्वामी भक्ति के बल पर उसके दिल में, किसके दिल में, मोहम्मद गौरी के दिल में जो है जगह बना लिया। और मोहम्मद गौरी के दिल में जगह बनाने के बाद उसका एक विश्वास पात्र बन गया। यानी कि आप जब किसी के प्रति जब अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके लिए हमेशा सटीक तरीके से पेश आते हैं, उसके दिल में आपके लिए इज्जत और सम्मान जो है बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है। बस वही चीज़ जो है हमको मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के केस में देखने को मिलता है। और उसकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर, उसके साफ दिल, उसके नेक दिल और अच्छे स्वभाव से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी क्या करता है, कुतुबुद्दीन को ऐबक की उपाधि देता है। यहाँ पे कुतुबुद्दीन का ऐबक जो पीछे लगा हुआ है वो उपाधि कौन देता है,
इस ऐब्बक की उपाधि देने वाले का नाम क्या है? मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये भी एक नंबर के सवाल में आ सकता है, ठीक है। तो उसने अत्यंत साहस और उदारता के बल पर स्वामी की और जो है यानी स्वामी का अपनी ओर ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया, और जिसके कारण उसे सेना के अधिकारी के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला। उस समय सैनिक हुआ करते थे ना, जो एक दूसरे के यहाँ जाते थे, विश्व विजय करते थे, किसी क्षेत्र को लूटते थे और अपना साम्राज्य का विस्तार करते थे। उसी सेनाओं के अधिकारी के रूप में इसे नियुक्त किया गया। बाद में जो है दोस्तों अस्तबल, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, जहाँ घुड़सवार, जहाँ पे जिस घोड़े पर बैठकर जो है क्या करते हैं, अपना हथियार जिसे भाला कहते हैं उसके बल पर जो है युद्ध लड़ते हैं, उनका एक अधिकारी के रूप में भी इसको नियुक्त किया जाता है। और जिसे हम लोग आमीर ए खुसरो के रूप में, जिसे हम लोग आमीर ए खुसरो कह सकते हैं, यानी कि इसकी उपाधि जो है उन्हें मिली थी। और जो है दोस्तों इन्हीं सभी चीज़ों से खुश होकर इसको भारतीय विजयों का प्रबंधक, मतलब भारत में अब विजय करेंगे और यहाँ जो विजय का पताका लहराएगा, उस पताका लहराने के पीछे जो भी निर्णय होंगे, जो भी प्री प्लानिंग होगी, वो कौन करेगा? मोहम्मद गौरी के लिए कुतुबुद्दीन ऐब्बक करेगा। और इस तरीक़ा से ये चीज़ कब हुई? जिस समय मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो तराइन की दूसरी लड़ाई थी, उस पर जब जैसे ही उसे जीत हासिल होती है कुतुबुद्दीन ऐब्बक के कारण, तो इसी चीज़ से खुश होकर मोहम्मद गौरी ने इसको भारतीय विजय का प्रबंधक के पद के रूप में क्या किया? एक्सेप्ट किया, और इस प्रकार से उसका मान सम्मान और बढ़ गया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐब्बक जो है अब गौरी के साथ रहने लगा, गौरी का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। तो अगला पॉइंट हमारा यही हो जाएगा, गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐब्बक। जी हाँ दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, एकदम आराम से समझेंगे पॉइंट को। क्या है, अब कुतुबुद्दीन ऐब्बक क्या करेगा? गौरी का प्रतिनिधि बनेगा। तो गौरी का प्रतिनिधि के साथ साथ उसका यश भी फैलने लगा, मतलब उसका प्रचार प्रसार होने लगा, और अब वह स्वयं भी बहुत सारे निर्णय ले सकता था। कई बार जो है दोस्तों हम किसी का विश्वास जीतते हैं, तो कई बार हम खुद का निर्णय भी उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एक विश्वास के रूप में दे सकते हैं, और मेरा निर्णय को वो कभी नकार भी नहीं सकता। बस वैसा चीज़ जो है इसके साथ होने लगा, यानी कोई भी निर्णय ये ले सकता था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय ले सकता था। अब ऐब्बक क्या करता है, दिल्ली के समीप इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के समीप जो है एक इंद्रप्रस्थ है, स्थान है, और उस इंद्रप्रस्थ को क्या करता है, ये बना लेता है अपनी राजधानी या केंद्र बोल सकते हैं, मुख्य केंद्र बोलेंगे, राजधानी ना कहकर मुख्य केंद्र कहेंगे, क्योंकि इंद्रप्रस्थ जो था दोस्तों उस समय के ज़माने में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। यानी कि हम कह सकते हैं इंद्रप्रस्थ पर अधिकार करना मतलब संपूर्ण भारत पर अधिकार करना उस समय के अनुसार ये सारी चीज़ें थी, और यही सारे कार्यों के बल पर उसने अपने स्वामी भक्ति का अच्छा खासा परिचय मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के पास रखा। किसने? कुतुबुद्दीन ऐब्बक ने। यही तो समझ रहे हो, ठीक है। अब इसी चीज़ से खुश होकर जो है फिर से इसे भारत के गवर्नर के रूप में मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ काम करने का अवसर मिला। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि इसने मुइजुद्दीन गौरी के प्रतिनिधि के रूप में तो कार्य किया, अच्छे तरीके से कार्य किया, किस तरीका से इसने जीता। अब हम लोग इसको थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आप बनाएंगे ऐब्बक का भारत विजय। जैसा कि आपने पहले देखा प्रारंभिक जीवन, फिर देखा इसका उत्कर्ष, फिर देखा इसका प्रतिनिधि के रूप में, मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में इसका क्या काम था। अब देखेंगे ऐब्बक का भारत विजय। तो दोस्तों जब ऐब्बक गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा था, तो उस समय उसने भारत के कई प्रांतों में भी अपनी विजय का पताका लहराया, अपने विजय का झंडा लहराने का काम किया। वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, कहाँ पे? स्क्रीन पे नहीं दोस्तों, स्क्रीन पे। तो उसने क्या क्या कार्य किया, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप बनाएंगे 1192। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता दूँ 1192, इसको हम 1192 भी कह सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले तो 1192 ही समझेंगे। तो 1192 ईस्वी में अजमेर। तो दोस्तों चलिए एक सवाल मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, 15 सेकंड के यदि अंदर जो है आप यदि इसका जवाब देते हैं तो मैं समझूंगा कि आपने कोई चीटिंग नहीं की है। तो अजमेर कहाँ पड़ता है?
ठीक है। तो 1192 में अजमेर और मेरठ के विद्रोह को क्या करता है दोस्तों, इसने दबाया और जो है इसी साल कन्नौज के शासक जयचंद को परास्त किया। 1197 ईस्वी में भीमदेव जो कि गुजरात के रहने वाले थे उसको दंडित किया और फिर उसकी राजधानी को भी लूटने का काम किया। इसी क्रम में लूटते लूटते वह कहाँ पहुँच गया, दिल्ली पहुँच गया। अभी वर्तमान में भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। अब दिल्ली पहुँचा और इसी युद्ध के बल पर बदायूं को भी जीता और 1202 ईस्वी में उसने कालिंजर के किले को जीता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1992 जहां से ये चंदीवाड़ के युद्ध से लेकर जो है 1206 ईस्वी तक, जब तक ये मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता रहा, उसने गौरी के साथ साथ संपूर्ण उत्तर भारत को जीतने का काम किया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं उत्तरी भारत को जो है बहुत सारे भागों को इसने जीता और इसी समय ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का भी विस्तार किया, ये कह सकते हैं। और उसने एक सही मायने में कहा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अपने मालिक यानी मोहम्मद गौरी के लिए अपने आप का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ठीक है। अब जो है दोस्तों 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध जो है ये साथ देता है मोहम्मद गौरी का लड़ने में। वस्तुतः यदि हम कह सकते हैं तो कहेंगे कि सैनिक की ये जो योजनाएं थीं, सैनिक का जो भी योजना बनता था उसको मूर्त रूप देना, उसको सही रूप देना और उसको क्या करना, परफेक्टली एकदम सही तरीके से जो है अंजाम देने का काम जो करता था वो कुतुबुद्दीन ऐबक करता था, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट बनाएंगे दोस्तों, ऐबक का राज्यारोहण, यानी कि ऐबक कब जो है यहाँ का शासक बनता है, कहाँ का, कैसे ये गुलाम वंश की स्थापना करता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि लाहौर जो कि इसे कभी इसने अपने समय में राजधानी बनाया था, ठीक है। तो आप ये समझाएं अभी लाहौर कहाँ पड़ता है, इस सवाल का जवाब थोड़ा कमेंट बॉक्स में दें। देखिए कि कितने बुद्धिजीवी लोग हमारे भारत देश के अंदर रहते हैं और अलग अलग देशों की खबर रखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो लाहौर के जो नागरिक थे, क्योंकि ये तो इसका राजधानी था, तो वहाँ के नागरिकों ने ऐबक को आमंत्रित किया कि आप यहाँ की राज शक्ति धारण करें, आप हमारे लिए शासक के रूप में जो है निर्वाचित किए जाते हैं, क्योंकि इनको विश्वास था, एक आशा थी कि ये योग्य शासक के रूप में उभर सकता है। और इसी प्रकार सार्वभौमिक रूप से गौरी के देहांत के बाद, किसके, मोहम्मद गौरी के देहांत के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत की नींव कब रखी गई, 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई, 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना सर्वप्रथम नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जो कि भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, यानी दिल्ली सल्तनत जो है का जो नींव है, जो सबसे पहला वंश है, उस वंश का नाम है गुलाम वंश। तो गद्दी पर जैसे ही ऐबक बैठता है किसी का विरोध नहीं करता है, पहले तो लड़ रहा था ना, अब वो किसी का विरोध नहीं करता है। बहुत सारे शासक इसके क्या थे, दुश्मन थे, लेकिन उनके साथ बहुत ही बारीकी से, अत्यंत चतुराई से जो है ये काम करता है। बंगाल और बिहार के शासक मोहम्मद बख्तियार ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता मतलब इसके अंडर में रहने लगे और ऐबक अपने जीते हुए प्रांतों को ही सुव्यवस्थित करने में लगा रहा। जी हाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे जब इसका राज्यारोहण हुआ, अब इसके दुश्मन थे, लेकिन उनसे ये कैसे निपटा। तो अगला पॉइंट बन जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन का अन्य शासकों के साथ विवाह संबंध। तो क्या करेगा, विवाह संबंध, और भी कई तरीके अपनाता है, लेकिन हम इसको थोड़ा शॉर्ट में बना रहे हैं क्योंकि पेजेस बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, टाइम भी ज़्यादा लग जा रहा है। अप्रॉक्स आप इस वीडियो को 18 मिनट्स देख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे इसमें लिखना क्या है वो समझते हैं। तो उसने सिंध के शासक कुबाचा, ये नाम याद रखिएगा, अली मर्दान नाम याद रखिएगा, बदायूं का शासक याद रखिएगा, एल्दोज याद रखिएगा। तो सिंध के शासक कुबाचा के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और एल्दोज की पुत्री के साथ अपना विवाह कर लेता है, ठीक है। और इस तरीका से बदायूं के शासक के साथ भी अपना विवाह संबंध किसी रूप में स्थापित कर लेता है, मतलब अलग अलग शासकों के साथ। तो ये जगह और ये नाम याद रखिएगा जिसके साथ विवाह स्थापित करता है। और जैसे ही ये एल्दोज की पुत्री यानी एल्दोज का दामाद बनता है, तो उसी समय एल्दोज क्या करता है, पंजाब पर अपना अधिकार घोषित कर लेता है। ये एल्दोज पंजाब पर जैसे ही अपना अधिकार घोषित कर लेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक
वो बहुत गुस्सा आता है, उसे ये चीज़ सहन नहीं होता है कि वो ये चीज़ स्वीकार करे कि एल्दोज अब पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया, और जिस वजह से उसने गजनी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और गजनी पर आक्रमण किया और एल्दोज लास्ट में भाग खड़ा हुआ और गजनी पर अब ऐबक का ही अधिकार हो गया। परंतु गजनी में वो बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सका, वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं रह सका, क्योंकि वो आमोद प्रमोद में, मतलब जैसे जैसे ये जीत रहा था ना दोस्तों, थोड़ा सा ये ढीलापन होने लगा, शराब पीने लगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगा, ऐशो आराम से पूरा जो है दिन को बर्बाद करने लगा। और इसकी प्रजा, जब राजा बेकार तो प्रजा क्या रहेगी, खुश रहेगी क्या? नहीं, इससे नाराज होने लगे और लगभग 40 दिन तक ही ये गजनी पर रहा। क्यों रहा? क्योंकि ये अच्छा शासक नहीं था, इसका विरोध होने लगा। परंतु दोस्तों एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि इन्हीं 40 दिनों के अंदर इसने वहाँ के सुल्तान, गजनी के सुल्तान से छत्तर और दुर्वास, ये दो नाम आप याद रखिएगा, ये राज्य सत्ता के चिन्ह हैं। ये एक ऐसे चिन्ह हैं जिसको पाकर ये दास्तां से मुक्त हो गया। मतलब एक रीत थी, एक नियम थी, जो इस सुल्तान से इस राज सत्ता के चिन्ह को प्राप्त कर लेता था उसको गुलाम नहीं माना जाता था, यानी ये दास्तां से, गुलामी से अब मुक्त हो गया। और इस प्रकार गजनी का ये अभियान असफल रहा और अंततः बड़े ही चतुराई के साथ अपने विरोधियों के साथ ये अच्छे तरीके से एकदम अपनी बुद्धि का उपयोग करके जो है इसका सामना किया। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आप बनाएंगे, कला व साहित्य के रूप में ऐबक की उपलब्धियां। आखिर और क्या क्या चीज़ें थीं? कला और साहित्य में भी कुछ था क्या? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लाइन आप लिखिएगा, ऐबक कला और साहित्य का भी प्रेमी था। अब अलग अलग पॉइंट के रूप में आप बनाइएगा, जैसे मैंने इस टॉपिक को समझाया है, जैसे इस पीडीएफ को दिया है। यहाँ दोस्तों ये पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर टैप कीजिएगा। जब तक मैं आपको परमिशन अलाउ ना करूँ इस पीडीएफ को आप नहीं ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का परमिशन हमारे पास भेजें। तो सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों, उसने अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किया था। यहाँ पे एक सवाल और आता है, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो 1 नंबर के सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसने करवाया था? जल्दी जवाब दो हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दिल्ली में इस्लामी मस्जिद का निर्माण करवाया, दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखा। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुतुबुद्दीन से रिलेटेड 1 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ आता है कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यहीं पे एक सवाल जो कि आगे के टॉपिक्स में आप पढ़ेंगे, लेकिन चलिए आपका हम थोड़ा सा जांच कर लेते हैं कि क्या आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी है या नहीं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जवाब देंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस कुतुब मीनार की नींव रखी थी, तो आखिर उस कुतुब मीनार कंप्लीट किसने किया? ठीक है, कुछ तल्ले का बाकी रह गए थे, तो उसको कंप्लीट करने का काम जो है किसने किया, मतलब पूर्ण रूप से निर्माण किसने करवाया? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि जो है हम देख सकें कि आपके पास कितने नॉलेज हैं। तो अगला आप पॉइंट बनाएंगे मृत्यु, और मृत्यु में लिखेंगे कि इनका देहांत 1210 ईस्वी में हुआ था। 1 सेकंड दोस्तों, क्या यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है? नहीं, इसी चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई किया है, और इसी मॉडिफाई करने की कला को आपके अंदर डालना मेरा असल ध्येय है कि आपको इसकी मृत्यु का तो पता है 1210 ईस्वी में, लेकिन इसी एक लाइन को क्या आप 5 लाइन बना सकते हैं? मैं हर बार कहता हूँ कि इसको आप 10 लाइन में बना लेना। हाँ दोस्तों, अभी जो चीज़ मैं यहाँ पे 5 लाइन में बनाया ना, इसको मैं 10 लाइन क्या 20 लाइन भी बोल के दिखा सकता हूँ, परंतु टाइम ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी टाइम कम है। तो दिल्ली सल्तनत व गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में अपनी पहचान रखने वाले मोहम्मद गौरी के अपनी पहचान रखने वाले व मोहम्मद गौरी के गुलामों में सर्वोच्च गुलामों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। देखा दिमाग? तो इस तरीके से आप पॉइंट को बना सकते हैं। सिर्फ एक बिंदु याद रखिए ना, इससे अभी और कितने सारे पॉइंट बन जाएंगे दोस्तों, और सही सारे, बेतुकी बातें आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है इस वीडियो अपने आंसर शीट पर, ठीक है। तो अगला आप पॉइंट बनाएंगे दोस्तों मूल्यांकन। एक चीज़ आप यहाँ पे मेरे तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट पॉइंट्स ले लें कि आप मूल्यांकन और निष्कर्ष हर एक क्वेश्चन के अंत में लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी को जब जांचे तो उसको लगे कि जी हाँ, ये सही बंदा है जिसको कॉपी लिखने का सही तरीका पता है। और कॉपी लिखने का सही तरीका आपको पता नहीं, तो आपको मैं पिन
ऊपर जो आपको दिख रहा होगा इस जगह पर, वहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप हमारे एक नेक्स्ट वीडियो को विजिट कर सकते हैं जिसमें आपको समझाएंगे कॉपी लिखने का सही तरीका। तो दोस्तों मूल्यांकन आप कहाँ लिखेंगे और निष्कर्ष आप कहाँ लिखेंगे, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष आप वहाँ लिखिएगा जहाँ पे आप किसी घटना विशेष का जवाब दे रहे हों, और मूल्यांकन, ये जो मूल्यांकन आपको दिख रहा है ये मूल्यांकन जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए जवाब लिख रहे हों तो आप यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक व्यक्ति है ना, तो उस व्यक्ति विशेष के लिए लिख रहे हो तो आप यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे मूल्यांकन। क्या बनाएंगे दोस्तों, मूल्यांकन, ना कि निष्कर्ष। ठीक है, इस बात पर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी और सुलभ बातें हैं जो कि ईजिली सीखी जा सकती हैं। तो कुतुबुद्दीन वास्तव में एक कैसा व्यक्ति था, कुशल, प्रतिभावान, वीर योद्धा, कर्मठ सैनिक और दयालु था, खुलकर दान देता था और जिसके कारण ही इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। ऐसा क्यों कहा जाता था इसको, क्योंकि उसकी एक अच्छी आदत थी। अच्छी आदत तो है ना, दान देना अच्छी आदत है, बुरी आदत तो है नहीं। तो उसकी एक अच्छी आदत थी, वह गरीब को, दीनहीन को और असहाय को खुले दिल से दान करता था, और जिसके कारण ही इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाने लगा। और उसने इस्लाम धर्म का भी काफ़ी प्रचार किया, और इस्लाम धर्म के काफ़ी प्रचार प्रसार करने के साथ साथ हिंदुओं के प्रति भी उदारता की भावना रखी। ये लाइन को आप यहाँ पे जरूर जोड़िएगा। और वह अपने हाथों से न्याय करता था, कहने का मतलब है ये न्याय करने पे बहुत ज़्यादा बल देता था, और उसने अपने जीवन काल में समृद्धि और शांति का भी प्रचार प्रसार किया। और इतना ही है दोस्तों इस वीडियो पर, जो कि आपको आगे हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों। इतना ही इस वीडियो पर, आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर जरूर पढ़ें। फॉर मोर क्वेरीज यू कैन ईमेल ऑन दिस ईमेल ID kumarraju829103@gmail.com। आशा करते हैं ये लाइन भी आपको समझ में आ ही गया होगा, समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।